हेलो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ हाइपरकैलेमिया ऑन ईसीजी। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जो इसका कीवर्ड है हाइपरकैलेमिया, हमें इसका मतलब समझना होगा। अब जो ये हाइपर है वो डिनोट कर रहा है इंक्रीज, कैल इंडिकेट हेयर पोटाशियम एंड इमिया ब्लड इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर, यानी कि जब पोटाशियम का वैल्यू ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी तो उसका ईसीजी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये है हमारा टॉपिक। अब यानी इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू क्या है, क्योंकि हम बात करें यहाँ पे हाइपरकैलेमिया, यानी कहीं ना कहीं पोटाशियम की वैल्यू अपनी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ी है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू। क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू ऑफ पोटाशियम। अब पोटाशियम की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 3.5 से 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ये क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यू है। जब 5 से इससे ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया होने लगेगा। अब जो पोटाशियम है, क्या है, जो पोटाशियम है वो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी मिलता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी प्रेजेंट होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में बहुत रिच अमाउंट में मिलेगा हमें। किस अमाउंट में, रिच अमाउंट में होता है, अराउंड 98%। कोई चीज़ 100% तो 98% तो सेल के अंदर ही है। और अबाउट 2% किस में मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। फॉर एग्जांपल ब्लड में कितना, ये 2% है। कितना है, 2%। और ये 2% ये वैल्यू है, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे हाइपरकैलेमिया, तो हाइपरकैलेमिया मतलब क्या होगा कि पोटाशियम जो है वो सेल में भी बढ़ रहा है और किस में भी बढ़ रहा है, सेल में बढ़ रहा है और ब्लड में भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे के मतलब प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं। यहाँ बढ़ेगा तो वहाँ भी बढ़ ही जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब हमें जो टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ हाइपरकैलेमिया ऑन ईसीजी, इसको समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट है उसको समझना होगा। वो है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। क्या है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। अब आप सभी सोचोगे ये हमें क्यों पढ़ना है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल से हमें पता चलता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कैसे कार्डियक के एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करें, मतलब जो जाके क्या बताना, ईसीजी की वेव्स जिससे जनरेट होंगी, ठीक है। तो अगर हमें नॉर्मल कार्डियक एक्शन पोटेंशियल पता होगा, यानी कि नॉर्मल पोटाशियम कैसे मतलब ईसीजी की वेव्स बना रहा है, ठीक है, कैसे उसमें ईसीजी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हमें जब एबनॉर्मल पता लगाना होगा तो हम उससे कोरिलेट करके हम उसको समझ सकते हैं। तो पहले नॉर्मल पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पहले बताया कि नॉर्मल वैल्यू क्या है, तभी हम एबनॉर्मल क्या बताया कि इससे जब बढ़ जाए। तो वैसे ही पहले हम नॉर्मल पता करते हैं कि कार्डियक पोटेंशियल क्या है, देन हम उससे हमें पता चलेगा फिर एबनॉर्मल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो मायोकार्डियल सेल चाहिए। क्या चाहिए हमें, दो मायोकार्डियल सेल चाहिए। ये रही है हमारी दो मायोकार्डियल सेल, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, हमारी मायोकार्डियल सेल। ये है हमारी मायोकार्डियल सेल। अब एक बात है जो यहाँ हमें देखनी होगी, वो क्या है कि जब ये मायोकार्डियल सेल्स रेस्टिंग फेज में होती है, मतलब इनको कोई भी क्या बोलते हैं, स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, तो इनका जो इन मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। व्हेन देयर इज नो एक्साइटमेंट, द पोटेंशियल ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल विल बी -90 मिली वोल्ट। क्या होगा, -90 मिली वोल्ट। पहले बात तो हम बताते हैं RMP यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब वो रेस्ट फेज पे है और वो कितना होता है, -90 मिली वोल्ट। लेकिन बाद में जब इनको क्या मिलती है, स्टिमुलस मिलती है। स्टिमुलस कौन देते हैं, कैटायंस। कौन देते हैं, कैटायंस। अब जो ये कैटायनिक स्टिमुलेशन की वजह से, ये क्या है, कैटायनिक स्टिमुलेशन, क्या है, ये कैटायनिक स्टिमुलेशन है। इस कैटायनिक स्टिमुलेशन की वजह से ये जो है, जो ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल रेस्ट पे था, -90 मिली वोल्ट पर था, वो बढ़कर कहाँ पर पहुँच जाएगा, वो बढ़कर पहुँच जाएगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर। किस पर पहुँच जाएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर। अब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है, एक सेकेंड, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट। यानी हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं
जो कैटायनिक स्टिमुलेशन है उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल था वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी बोल सकते हैं हम कम नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है? कम नेगेटिव हो रहा है। तो जैसे ही आरएमपी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंचती है, यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन पर जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं। क्या ओपन हो जाते हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और जिनकी वजह से क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के सेल के अंदर क्या आना स्टार्ट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या आना स्टार्ट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ये देखो सोडियम कहाँ आ रहा है? इनफ्लक्स हो रहा है। अ लॉट ऑफ सोडियम स्टार्ट कमिंग इन। क्या होता है? सेल के अंदर आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यानी जो सेल है नेगेटिव से किसकी तरफ जाने लग जाती है? पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। और एक टाइम आके कंप्लीटली जब ये डीपोलराइज हो जाती है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है अराउंड +10 के, ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या होते हैं? डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम और पोटाशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीपोलराइजेशन सेंसिटिव पोटाशियम एंड कैल्शियम चैनल स्टार्ट ओपन। ये जो है ग्रीन रंग से इंडिकेट कर रही हूँ, ये है पोटाशियम चैनल, और जो मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रही हूँ वो है हमारे कैल्शियम चैनल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब क्या है, मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ, बता देती हूँ कि पहले नेगेटिव -90 मिलीवोल्ट पर था आरएमपी पर, वो देन कैटायनिक स्टिमुलेशन से वो थ्रेशोल्ड पर गया। थ्रेशोल्ड के तक पहुँचते ही, थ्रेशोल्ड पर पहुँचने पर सोडियम के वोल्टेज चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है कम्प्लीटली डीपोलराइज हो जाती है। और जब वो डीपोलराइजेशन कंप्लीट होता है तो उसके सेंसिटिव चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? पोटाशियम और कैल्शियम होते हैं। और जैसे ही अब क्या है, सेल के अंदर नॉर्मल कंडीशन में भी क्या होते हैं? अपने पोटाशियम ज़्यादा होता है, ठीक है, तो पोटाशियम सबसे पहले लीक आउट स्टार्ट करता है। पोटाशियम स्टार्ट लीक आउट। ये क्या हो रहा है? लीक आउट होना स्टार्ट हो गया है पोटाशियम बाहर की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से एक ही दम क्या आता है? सडन ड्रॉप आ जाता है। क्या जाता है? सडन ड्रॉप। पोटाशियम की वजह से क्या आ गया? सडन ड्रॉप। लेकिन कैल्शियम चैनल भी साथ ओपन हुए थे, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो मतलब और ड्रॉप नहीं हो पाता है। ड्रॉप क्यों हुआ? क्योंकि जो अंदर की पॉजिटिविटी थी वो बाहर जाने लगी। पॉजिटिव चैनल, पॉजिटिव जो है आयन, वो क्या हो गए? बाहर जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? वो एकदम थोड़ा सा क्या हो जाता है? नेगेटिव की तरफ आ जाता है, यानी उसकी जो पॉजिटिविटी है वो ड्रॉप कर जाती है थोड़ी सी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ये नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन मैंने कहा था यहाँ पर दोनों चैनल ओपन हुए, कैल्शियम और पोटाशियम। पोटाशियम तो बेसब्री की वजह से बाहर जल्दी निकल गया, अदरवाइज कैल्शियम चैनल भी तो ओपन थे। लेकिन जो कैल्शियम चैनल होते हैं ना, वो थोड़े टाइम के लिए ओपन रहते हैं। कितने टाइम के लिए? थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या कर लेता है? बैलेंस कर देता है पोटाशियम के बाहर जाने को, यानी जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर भी आ रहा है कैल्शियम, ठीक है ना, पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है? एक टाइम तक ये इन और आउट क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। और उसकी वजह से क्या फेज बन जाता है? प्लेटो फेज बन जाता है। क्या फेज बन जाता है? प्लेटो फेज बन जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खुले थे कैल्शियम चैनल, तो वो बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम है वो तो कंटिन्यूसली बाहर ही जा रहा है। अब पोटाशियम बाहर जा रहा है यानी क्या है? सेल की पॉजिटिविटी बाहर जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव क्या है ना, बाहर जा रहा है, तो यानी क्या होगा? अब सेल क्या होगा? सेल के अंदर यानी नेगेटिव, वो पहले तो थोड़ा सा ड्रॉप आया था जब थोड़ा पोटाशियम दिया था, अब तो क्या हो रहा है? लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम इज अकरिंग हेयर। सो जिसकी वजह से बहुत सारा पोटाशियम बाहर जाने की वजह से एकदम क्या आ जाता है? ड्रॉप आ जाता है किसके अंदर? इसके पोटेंशियल के अंदर, किसके अंदर? पोटेंशियल के अंदर। और जिसकी वजह से क्या होता है? रीपोलराइजेशन होता है, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिवली जो मेम्ब्रेन थी वो दोबारा से क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रीपोलराइजेशन कहते हैं। इस पॉजिटिविटी का ड्रॉप होना इज रीपोलराइजेशन, और वो फिर से कहाँ जाता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आ जाता है, ठीक है, इतना समझ आया? अब एक देखो, इनके बीच में जो ये दो मायोकार्डियल सेल्स हैं, इनके बीच में क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल विंडो मिलती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल विंडो होती हैं, यानी जो यहाँ इनको स्टिमुलेशन मिली थी कैटायनिक, उनमें से कुछ कैटायन निकल के दूसरे सेल में इन्हीं विंडो के थ्रू चले जाते हैं, और जिससे जो फेज़ यहाँ स्टार्ट हुई थी वही दोबारा से इधर भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो क्या है?
अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कहा था ये समझ में आने के बाद ये समझ आ जाएगा, लेकिन बात तो नहीं बनी, हमें तो नहीं समझ आया वो वाली चीज़। ठीक है, आप सही हो, लेकिन हमें इस कंसेप्ट को समझने के लिए, हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, इम्पैक्ट ऑफ हाइपरकैलेमिया इन ईसीजी तक पहुँचने के लिए हमें एक जनरल एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है। वो एग्जाम्पल अगर आपने थोड़ा सा भी समझ लिया ना, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ये कंप्लीट ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। वो क्या है वो देखिए। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए सपोज एक जॉइंट फैमिली है, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आप सभी को इजीली समझ आ जाएगा। सपोज एक क्या है, एक जॉइंट फैमिली है। क्या है, एक जॉइंट फैमिली है, उसके अंदर कितने मेंबर रह रहे हैं, 10 to 15 मेंबर्स उसके अंदर रह रहे हैं अभी करंटली। ठीक है, अब उस फैमिली के अंदर क्या है, कुछ मेहमान हैं जो आते जाते रहते हैं, बोल सकते हैं 5 to 6 मेंबर हैं जो क्या होते हैं, गेस्ट हैं, 5 to 6 गेस्ट हैं जो क्या हैं, उनके घर आते जाते रहते हैं। और जब वो आते हैं वो उनको अच्छे से, मतलब उनको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट से उनका वेलकम करते हैं। तो ये सब सही था, अब तक सब सही चल रहा था। लेकिन एबनॉर्मेलिटी आई कब, जब इनकी फैमिली में 10-12 अनएक्सपेक्टेड पीपल आ जाते हैं। कितने, 10 to 12 अनएक्सपेक्टेड पीपल। ठीक है, 10 to 12 अनएक्सपेक्टेड पीपल एंट्री कर जाते हैं इनके घर में। ऑब्वियसली जहाँ 10-15 रहते हैं और 10-12 लोग और आ जाएं, यानी डबल हो जाएं, तो क्या होगा वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, मतलब घर में एक अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक ऑब्वियसली पहले उनके हिसाब से होती है सब चीज़ें, अब 10-12 अनएक्सपेक्टेड पीपल, उनके लिए सब चीज़ें करना। तो अब जो कंडीशन होगी, लेकिन फिर क्या होता है, ये ठीक है, लेकिन अब वही 5 से 6 गेस्ट फिर आ गए, क्योंकि वो तो उनके क्या थे, ये एक्सपेक्टेड पर्सन है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है, ये अनएक्सपेक्टेड पीपल हैं। अब जैसे ही अनएक्सपेक्टेड पीपल के आने की वजह से जो एक्सपेक्टेड थे उनका भी वेलकम अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, अब जो घर की फीमेल पर्सन है जिनको सारा काम करना होता है, वो क्या करना स्टार्ट कर देंगी, उनको ये शो, वो सामने से तो बोल नहीं सकते कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप सब चले जाइए, तो वो अपने एक्शन से शो करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनको जो चीज़ें हैं, मतलब जो सुबह की चाय उनको जाके शाम तक मिलेगी, क्योंकि जो काम पहले जल्दी जल्दी करते हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि हाँ हम आपको सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। लेकिन अब वो क्या करेंगे, सब काम को इतने आराम से करेंगे ताकि उनको समझ आ जाए कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज़ जाइए अपने घर। ठीक है, तो यही सिंपल फंडा हमें अपने हाइपरकैलेमिया वाले टॉपिक पे लगाना है। अब वो कैसे, चलो अब समझ लेते हैं वो कैसे लगेगा। देखो अब हम उसको समझते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपरकैलेमिया का केस। किसका, हाइपरकैलेमिया का केस। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो नॉर्मल था, अब हम हाइपरकैलेमिया को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, देखो अभी जो मैंने बताया था वो नॉर्मल था। अब यहीं की यहीं मैं तुम्हें क्या ऐड करके बता रही हूँ, यहीं की यहीं मैं तुम्हें बता रही हूँ पोटाशियम का क्या वो रहेगा। अब हो गई कंडीशन क्या है, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया इन द सेंस ब्लड में भी बढ़ा हुआ है, बाहर भी बढ़ा हुआ पोटाशियम, और पोटाशियम सेल के अंदर भी नॉर्मल से ज़्यादा, ये ज़्यादा वाले गेस्ट हैं। ठीक है, ये और अनएक्सपेक्टेड पीपल है घर में आए हुए। ठीक है, क्या है, अनएक्सपेक्टेड पीपल, यानी सेल के अंदर भी पोटाशियम का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है ना, अब क्या हुआ अंदर, मतलब क्या है, यानी प्लस चार्ज अंदर पहले से ज़्यादा हो गया। अब प्लस चार्ज अगर अंदर पहले से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 हो पाएगा, नहीं, कहीं ना कहीं वो कम नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस चार्ज ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के नियर बाय होगा। यानी हम मान लेते हैं सपोज -80 मिलीवोल्ट, क्या मान लेते हैं हम, सपोज -80 मिलीवोल्ट हम मान लेते हैं। इसको देखो, ये हमने कितना मान लिया, -80 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब जो है फिर वही कैटायनिक स्टिमुलेशन मिलेगी और वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक जाएगा। लेकिन असली कहानी कब स्टार्ट होती है, जब वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर आने के बाद, जब वो सोडियम के जो सोडियम वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल है ओपन होते हैं, तब स्टार्ट होती है। अब ये वो 5 से 6 एक्सपेक्टेड गेस्ट है जो हर बार आते थे। ठीक है, लेकिन इन अनएक्सपेक्टेड गेस्ट की वजह से वो इनको भी अच्छे से अटेंड नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अब वो जो टाइम है वो क्या बढ़ जाएगा, यानी उनको अंदर आने में, आना तो है उनको, लेकिन उनको एंट्री के लिए उनका जो गेस्ट है उनको क्या है, उनको टाइम लगेगा। जो काम पहले हर चीज़ बहुत ही फास्टली हो रही थी, अब क्या होगी, डिले हो जाएगी, डिले हो जाएगी। तो पहले ये ऐसे जा रहा था, अब क्या हो जाएगा, ये यानी ये क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। और ये क्या होता है, जो यहाँ से मैंने थ्रेशोल्ड से लेकर ऊपर तक बनाती हूँ, क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि डीपोलराइजेशन की ड्यूरेशन बढ़ रही है, यानी टाइम डिले हो रहा है डीपोलराइजेशन। ठीक है,
फिर उसके बाद वही प्लेटिव फेज आएगा, ठीक है, ड्रॉप, फिर प्लेटिव फेज। फिर मैंने क्या बोला था कि जैसे ही प्लेटिव फेज खत्म होगा वो क्या होता है, सडन ड्रॉप। पोटाशियम का क्या होता है, सडन ड्रॉप होने की वजह से ये, यानी रीपोलराइजेशन बहुत ही फास्टली होता है। तो 3 पॉइंट मैंने अभी आपको बताए, डीपोलराइजेशन डिले होता है। अब इन 3 पॉइंटों को याद रखो जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो देख लेते हैं। मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या बोला है। मैंने बोला है डीपोलराइजेशन डिले हो जाएगा, डिले बोल लीजिए, डिले डीपोलराइजेशन जेशन, या फिर क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन। इतना समझ आया कि यानी उसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर सेकंड मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो रीपोलराइजेशन है वो बहुत फास्ट हो रहा है, फास्ट रीपोलराइजेशन, क्या हो रहा है, फास्ट रीपोलराइजेशन। और जो थर्ड चीज़ है वो तो आप खुद ही देख पा रहे हैं कि नॉर्मली इतना टाइम लग रहा था और ये क्या हो रहा है, अब इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया की वजह से उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई है, तो यानी क्या हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया। क्या हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया। एक्शन पोटेंशियल में टाइम लग रहा है तो यानी क्या हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। ये 3 पॉइंट लेके यही निचोड़ है। अभी इससे भी मैं तुम्हें इंटरप्रिटेट करना सिखाऊंगी ईसीजी पर। ये जो मैंने डिले डीपोलराइजेशन, ये समझ में डिले डीपोलराइजेशन कैसे हुआ, ठीक है, फास्ट रिपोलराइजेशन क्यों हुआ और ब्रेडिकार्डिया क्यों हुआ। क्योंकि ये जो पहले ये नॉर्मल टाइम ये था, ये ड्यूरेशन पहले ये थी, अब वो ड्यूरेशन बढ़ गई है। ड्यूरेशन बढ़ना मतलब क्या है, यानी कहीं ना कहीं एक तो होता है अगर वो नॉर्मल हो, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अगर कम हो रही है, यानी वो टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहा है तो ब्रेडिकार्डिया, और वही काम जल्दी जल्दी हो रहा है तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। लेकिन यानी हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। अब जो मैंने पॉइंट बताया हम इसको ईसीजी पर समझते हैं। किस पर समझते हैं, ईसीजी पर। ओके, देखिए अब हम बनाते हैं ईसीजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जब चीज़ों को ऐसे तरीके से समझा जाए, कॉमनली समझो इसको। ये हमारी क्या है, पी वेव, ये हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये हमारी होती है टी वेव। ये नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है। जो पी वेव और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, पी वेव, पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये टी, पी वेव कॉम्प्लेक्स, टी वेव, ठीक है। अब ये जो पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये क्या शो करते हैं, अगर तुमने थोड़ी बहुत भी अगर ईसीजी के बारे में पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा जो पी वेव है और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो डीपोलराइजेशन को बताते हैं। डीपोलराइजेशन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये बोथ इंडिकेट क्या करते हैं, डीपोलराइजेशन को। किसको, डीपोलराइजेशन को। किसको, डीपोलराइजेशन, ठीक है। और जो टी वेव होती है वो क्या दिखाता है, रीपोलराइजेशन। किसको, रीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। लेकिन पी और क्यूआरएस में डिफरेंस क्या होता है, पी वेव तो इंडिकेट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, ठीक है। एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और जो टी वेव इंडिकेट करती है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, ठीक है। अब मैंने कहा डीपोलराइजेशन डिले हो रहा है। डिले डीपोलराइजेशन होने का मतलब क्या होगा, हम यहाँ से समझते हैं अभी, ठीक है। ये देखिए रीपोलराइजेशन डिले होने का मतलब क्या है। अब मैंने कहा पी वेव मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, यानी ड्यूरेशन बढ़ रही है। अब अगर इसकी ड्यूरेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, पी वेव वाइड हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। पी वेव क्या हो गई, वाइड। डीपोलराइजेशन की ड्यूरेशन या डिले होने की वजह से क्या हो जाता है, ये वाइड हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी ये टाइम कम लग रहा है क्योंकि ये ऐसे है, ये टाइम है, ये टाइम है, और ये इधर क्या दिखा रहा है, एम्पलीट्यूड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एम्पलीट्यूड। यानी ये क्या है, टाइम बढ़ रहा है। मैंने कहा ड्यूरेशन बढ़ रही है, यानी ये अब देखो पहले इतने से टाइम में हो रहा था, अब ये इतने ज़्यादा टाइम में। अब ड्यूरेशन बढ़ेगी, पी वेव अगर वाइड होगी ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से, तो क्या होगा, पी आर इंटरवल भी बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ इसको बता सकती हूँ, जो पी वेव है क्या हो जाएगी, ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से पी वेव वाइड हो जाएगी, वाइड पी वेव, ठीक है। और पी वेव अगर वाइड हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, इंटरवल पर पी आर इंटरवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी आर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे जैसे पोटाशियम की सपोज वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, पोटाशियम और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो वाइड हो के क्या हो जाएगी, ये इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा होने की वजह से जैसे ये वाइड होएगी ना, ये नियर फ्लैटनिंग के पास आती चली जाएगी, ठीक है।
क्या हो जाती है, फ्लैटनिंग हो जाएगी। अगर देखो पहले जो मान लो सपोज वैल्यू बढ़ी, ठीक है, पोटाशियम की, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगी, वाइड होगी, लेकिन अगर और बढ़ती जाती है तो ये क्या हो जाएगी, जल्द ही फ्लैट हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर बात आती है क्यूरेस कॉम्प्लेक्स की। किसकी आती है, क्यूरेस कॉम्प्लेक्स की। अब जो क्यूरेस कॉम्प्लेक्स है, मैंने कहा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वही इसमें भी ड्यूरेशन, डीपोलराइजेशन डिले हो रहा है, ड्यूरेशन बढ़ रही है, लेकिन जो क्यूरेस कॉम्प्लेक्स है वो नहीं हो सकता, फ्लैटनिंग की तरफ नहीं जा सकता। फ्लैट बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो पीक बनता है ना, इसकी वजह से फ्लैट होने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जब कार्डियक अरेस्ट होता है ना, तब सब कुछ फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट होने की जरूरत है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्यूरेस क्या हो रहा है, वाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, वाइड क्यूरेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, सारी की सारी लाइन क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। ठीक है, क्यूरेस कॉम्प्लेक्स हो गया वाइड, पी वेव पे क्या इफेक्ट आया, वाइड पी वेव हो जाएगी, फिर जिसकी वजह से पी आर इंटरवल, और अगर और ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है उसकी पोटाशियम की तो फ्लैटनिंग की तरफ भी चली जाती है। अब आता है टी वेव। टी वेव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सबसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है टी वेव का। ठीक है, टी वेव पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सडन ड्रॉप होने की वजह से, यानी सडन यानी फास्टेस्ट रीपोलराइजेशन होने की वजह से टी वेव क्या हो जाती है, पीक्ड बन जाती है। कैसी बन जाती है, पीक्ड, यानी ये ऐसे कुछ, क्या ऐसे कुछ। ठीक है, नॉर्मली क्या होती है, इसकी इतनी एम्पलीट्यूड नहीं होता, लेकिन इसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, पीक्ड हो जाएगी, देखिए पीक्ड हो जाएगी, ये वाली टी वेव हो गया। तो ये हमारे मेन वो थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमें ये समझने के लिए, ये है वो कंप्लीट सार जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, निचोड़ है ये पूरे इतनी देर जो हमने पढ़ा है ना उसका। और फिर और क्या बोला है मैंने, ब्रेडिकार्डिया। क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया। तो ये हैं वो चार चीज़ें जो होती है किसकी वजह से, हाइपरकैलेमिया की वजह से। पी वेव पर ये क्यूरस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है, टी वेव क्या हो जाती है, पीक्ड हो जाती है, और ब्रेडिकार्डिया हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, वैसे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लास्ट में मैं अभी आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगी, जिसमें से आपका अगर कोई छोटा मोटा डाउट भी है ना, वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब वीडियो के एंड में मैं सिर्फ आपको एक ये चार्ट दिखाना चाहूँगी, जिसके अंदर रेंज दिखा रखी है कि अगर ये 3.5 to 5 नॉर्मल है, यानी अगर उससे इंक्रीज़ होता है तो किस इंक्रीज़, यानी कौन सी वैल्यू पे कौन सा ईसीजी पे चेंजेस शो होंगे। ऐसे डायरेक्टली वैसे कभी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम इसको थोड़ा कंप्लीट करने के लिए, और हमें एक आइडिया भी आ जाए कि सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, उसको समझने के लिए हम क्या करें, एक बार इस चार्ट को एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा 3.5 to 5 नॉर्मल है, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है, यानी अगर वो मोर देन 5.5 होता है पोटाशियम, तो क्या होता है, सबसे पहले साइन क्या आएगा, पीक्ड टी वेव, यानी ईसीजी पे क्या शो होगा, टी वेव पीक्ड नजर आएगी। इसीलिए मतलब जैसे ही ये अमाउंट बढ़ती है, यानी सबसे पहले टी वेव पीक्ड होती है, इसलिए मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन इससे आते हैं कि पीक्ड टी वेव, कि हाइपरकैलेमिया में ईसीजी में क्या शो होता है, पीक्ड टी वेव। फिर जैसे जैसे ये बढ़ता है, सपोज मोर देन 6.5 होता है, तो क्या आते हैं, फिर पी वेव पे इम्पैक्ट स्टार्ट होने जाते हैं, वही वाले जो मैंने बताए थे। फिर क्या होते हैं, पी वेव पर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले टी वेव इफेक्ट होगी, देन पी वेव, और जब इसकी वैल्यू मोर देन 7.0, मोर देन 7 हो जाती है, तो क्यूरस कॉम्प्लेक्स पर इसके क्या आने लग जाते हैं, क्यूरस कॉम्प्लेक्स में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले टी वेव, सबसे पहले क्या हुआ, अफेक्ट शो हुआ टी वेव पर, देन पी वेव पर, देन क्यूरस कॉम्प्लेक्स पर। ठीक है, देन फिर अगर वो 9 मिलीकुलेंट, यानी अगर उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते पोटाशियम ब्लड के अंदर 9 मिलीकुलेंट पर लीटर हो जाए, तो वार्निंग साइन शो होता है, जो कि क्या होता है, साइन वेव। क्या होता है, साइन वेव क्या है, एक वार्निंग साइन है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद पेशेंट किस में चला जाएगा, मोर देन 9 होते कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा पेशेंट को। क्या हो जाएगा, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट। तो क्या हो जाए, ये हो गया। तो यानी टी पी क्यू आर एस, इस सीरीज को याद रखिए। सबसे पहले टी पर चेंजेस आएंगे, देन पी पर, देन क्यू आर एस। चेंजेस हमें पता है, लेकिन एक सीरीज माइंड में आइडिया रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, हाइपरकैलेमिया इम्पैक्ट ऑन ईसीजी। हाँ, बस एक लास्ट पॉइंट मैं जो यहाँ बताना चाहती हूँ वो ये है कि ज़रूरी नहीं है पेशेंट को, ये कोई स्टेजेस नहीं है, पहले यहाँ आएगा फिर ये कि पहले टी को अफेक्ट करेगा, फिर पी को, फिर क्यूआरएस, और फिर जाके अरेस्ट होगा। नहीं, पेशेंट अचानक से भी कार्डियक अरेस्ट पे जा सकता है अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। ठीक है, ये है इन हाइपरकैलेमिया ईसीजी कैन प्रेजेंट नॉर्मली एंड सडनली गो इनटू कार्डियक अरेस्ट। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक कंप्लीट, हाइपरकैलेमिया इम्पैक्ट ऑन ईसीजी।
उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।